मोहम्मद फिदक के नाम को वहां मौजूद लोगों में किसी ने एक दफा फिर ज़ेरे लब दोहराया। मोहम्मद फिदक। मोहम्मद फिदक। कैप्टन न जाने क्यों हैरान था। नुमान भी तालियां बजा रहा था। हाँ, फिदक काफ़ी यूनिक नेम है ना। नुमान ने कैप्टन के मुंह से नाम सुन लिया। हाँ बहुत। कैप्टन की नज़र स्टेज पे जाती फिदक पर थी। जजेस ने इसरार किए कि वो अपने हाथों से उन्हें पेंटिंग दे। फिदक को यह सब कुछ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए वो चुपके से नीचे आ गई और जजेस सरशफी और जिया से वो पेंटिंग लेने लगे। इधर फिदक की भी अभी आस्तीन चढ़ी हुई थी। फिदक का चेहरा स्टेज की तरफ था, तभी उसे महसूस हुआ कोई इसके पास ठहरा है, बहुत पास। सिर्फ चंद कदम के फासले पर ठहरे शख्स का साया मोहम्मद फिदक पर पड़ रहा था। फिदक ने पहले साये को अपने ऊपर देखा, फिर पलटकर साये के वजूद को। सामने एक 5 फुट 8-9 इंच का लड़का ठहरा था। छोटी सी तेज आंखों वाला, ऊंची नाक वाला, छोटे छोटे बालों वाला। उसके होंठों के आसपास 2 तिल थे। दोनों तिल हल्की दाढ़ी और हल्की मूंछों में छुपे हुए थे। ग्रे कलर की शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक कलर की जैकेट जेबे तन की हुई थी। फिदक बिना पलक चिपकाए उसे देख रही थी, और वो फिदक को, सिर्फ मोहम्मद फिदक की आंखों को। अचानक फिदक को महसूस हुआ कुछ जंगली बिल्लियां उसके ऊपर टूट पड़ी हैं। उनमें से एक बिल्ली उसके आस्तीन नीचे कर रही है, और वो बिल्ली जिया थी। नीचे कर लो वरना आपकी गोरी आस्तीनें काली हो जाएंगी। जिया ने प्यारा सा तंज किया। अरे कैप्टन चलें प्रैक्टिस के लिए। नुमान ने भी आकर अपने कैप्टन को होश में लाया, जो फिदक को देखने में मसरूफ था। न जाने क्यों फिदक का जहन उस कैप्टन में उलझ गया था। फिदक जा रही थी और वो उसे जाते देख रहा था। फिदक का मुड़ने को दिल कर रहा था, कैप्टन का पीछे जाने को दिल कर रहा था। फिदक मुड़ी नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो मुड़ी तो हिल नहीं पाएगी, और कैप्टन पीछे गया नहीं, क्योंकि उसे लगा अगर वो गया तो वापस नहीं लौट पाएगा। पूरा दिन कैप्टन और फिदक का बेचैन गुजरा, और अब रात आंखों में गुजर रही थी। कल दोनों का मैच था, और मैच की दोनों को परवाह नहीं थी। क्या जो मैं सोच रही हूँ वही सच है? फिदक की उंगली लैंप के बटन को ऑन ऑफ कर रही थी। कमरे में कभी अंधेरा तो कभी उजाला हो जाता। बाजी क्या कर रही है? सोने देना। अनमोल बड़ी डिस्टर्ब थे। कंबल ओढ़ लो, फिदक अपनी बेख्याली में बोली। तो आप लैंप बाहर लेकर जाओ ना, अनमोल ने चिढ़कर कहा। तो तुम अपना बिस्तर बाहर ले जाओ। फिदक ने अब भी अनमोल के चेहरे का तासर नहीं देखा, जो उसे गुस्से से देख रही थी। अनमोल ने हाथ लंबा करके लैंप का स्विच निकाल लिया और आराम से लेट गई, और मोहम्मद फिदक इसी तरह खोई हुई थी कि उसे इल्म नहीं हुआ कि लैंप के बटन ऑन ऑफ करने से कमरे में उजाला नहीं हो रहा। रात के 2 बजे कैप्टन ने जानमाज बिछाई हुई थी। हाथ दुआ में उठे थे, लेकिन उसके जहन में सिर्फ मोहम्मद फिदक का नाम और आंखें थी। या अल्लाह, अपने इस लाडली नमाज के सदके मेरा वहम सच कर दे। शीशे से बनी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग शुरू थी। मीटिंग के लिए फाइल्स, प्रोजेक्टर्स और तमाम तर मटेरियल किसी बिजनेस मीटिंग के लिए अरेंज किया गया था। सारे अफराद मीटिंग के लिए फिक्स टाइम पर मीटिंग रूम में पहुंचे। मीटिंग रूम पहुंचते ही साउंड प्रूफ दरवाजे बंद कर दिए गए। साउंड प्रूफ खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया। तमाम अफराद ने अपनी सीट संभाली। बिजनेस के नाम पर यह मीटिंग किसी और चीज़ की ही थी। तो हम कहाँ तक पहुंचे? किसी को कोई सुराग, कोई एविडेंस मिला? इनको लीड करने वाला एक गंजे और क्लीन शेव मर्द बोला। बड़ी सी मीटिंग टेबल के ऊपर पोस्तान का नक्शा रखा हुआ था। इस मीटिंग में से एक आदमी उठा। मैंने और मेरे ग्रुप ने बोस्तान के ये सारे इलाके कवर किए हैं। इन इलाकों का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन हमें थॉमस हैरी का कोई सुराग नहीं मिला। वो तो क्या, शायद वहां पर उसकी खुशबू भी नहीं आई। वो लंबी स्टिक नक्शे के ऊपर घुमा रहा था। गंजे आदमी के माथे पर सिलवटें आई। तो दोबारा जाओ अपनी टीम के साथ और उसकी खुशबू ढूंढ के लाओ। गंजे आदमी ने सबकी तरफ नजरें घुमाई, लेकिन सब खामोश थे। इससे पहले कि वो उससे में अपना गला फाड़ता, वहां पर नील जैसी आंखों वाले लड़के ने हाथ खड़ा किया, जिसने उन सब से भी अपना चेहरा अच्छी तरह से छिपाया हुआ था, सिवाय आंखों के। मुझे खुशबू भी मिली है और सुराग भी, और मैं बहुत जल्द उस तक पहुंच भी जाऊंगा। और मैं आज भी ग्रुप बनाने से इनकार करता हूँ। मैं अकेला आर्मी के बराबर हूँ, मुझे टीम की जरूरत नहीं। मैं पहले भी कहीं एविडेंस ला के रख चुका हूँ, और आज एक और एविडेंस। उसने अपनी जेब से सीसीटीवी कैमरा से ली गई कुछ तस्वीरें निकालकर नक्शे के ऊपर फेंकी, जिसमें थॉमस हैरी दिखाई दे रहा था। गंजे आदमी की आंखों में चमक उभर आई, और शायद दूसरे ग्रुप का लड़का फिर से नील आंखों वाले लड़के से जेलस हुआ था।
सिर्फ एविडेंस लाने से कुछ नहीं होता, पकड़ में कब लाओगे उसे। नील आंखों वाले ने दूसरे लड़के को शैतानी नजरों से देखा। विदिक का बास्केटबॉल मैच शुरू था तो दूसरी तरफ कैप्टन का क्रिकेट मैच। कैप्टन का बॉलिंग का ओवर था जिसमें वो 2 वाइड दे चुका था और उसे 2 छक्के लग चुके थे। कैप्टन के इस ओवर पे सारी टीम सर पकड़कर बैठ गई थी। दूसरी तरफ मोहम्मद विदिक का भी कुछ खास मजा नहीं था। यूनी की लड़कियां विदिक से बार बार टकरा कर उससे बाल ले जाती थी और विदिक उसी तरह खोई हुई थी कि दूसरी टीम की लड़कियां उससे हिट करती थी जानबूझकर, और मोहम्मद विदिक उनसे सॉरी कहने लगती। टीम को बाकी हंटर्स और तानिया ने संभाला हुआ था। तानिया चीख चीख कर विदिक को आवाजें दे रही थी जो न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। हंटर्स की स्ट्रॉन्ग लीड आज बिल्कुल बेकार बनी हुई थी। जिया जो दूर बैठे सब कुछ देख रही थी, भागकर विदिक के पास आई और जोर से विदिक के सर पर थप्पड़ दे मारा। जिया बास्केटबॉल का मैच नहीं खेल पाई क्योंकि वॉलीबॉल का कल मैच वो जीत तो चुकी थी, लेकिन उसके पांव में अच्छी खासी मोच आ गई थी। ओह क्या है जिया, इतना जोर से क्यों मारा? अगर तुमने मैच हारा तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझी? जिया ने एक और थप्पड़ लगा दिया और अपनी जगह पर बैठ गई। मोहम्मद विदिक ने अपना सर झटका और अपनी तवज्जो की हम पर देने लगी। 2 पॉइंट बनाए जिससे हंटर्स की जान में जान आई, लेकिन अगले ही लम्हे विदिक की आंखों के सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही नक्श। विदिक की हालत को देखकर सारे हंटर्स ने हिम्मत खो दी और हंटर्स के हाथ से गेम देखते ही देखते चली गई। और दूसरी तरफ कैप्टन की क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर था और बदकिस्मती से इस ओवर को खेलने खुद कैप्टन आया। सिर्फ 4 रन चाहिए थे, मतलब फिर सीधा फाइनल में। मुनीम ने नोमान के साथ हाई फाई किया क्योंकि ओवर में 4 रन मजाक थे कैप्टन के लिए, और दूसरी टीम कैप्टन की बैटिंग से अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने भी कहीं फीसद जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। तोते तो तब सबके उड़े जब कैप्टन ने 2 बॉल जाया कर दी। कैप्टन की सारी टीम एक पांव पर खड़ी हो गई और दूसरी टीम ने अपने कदम जमा लिए। फोकस फोकस, हम हार नहीं सकते, कैप्टन खुद से फड़फड़ाया। अब सिर्फ 2 बॉल और 3 रन बचे थे। फिर से एक बॉल कैप्टन ने खुश असलूबी से जाया की। अब 1 बॉल 3 रन थे, यानी या तो 6 लगना चाहिए या 4। बॉल आई, कैप्टन ने जोर से टक किया। सारी आवाम की नजरें उड़ती हुई बॉल पर थी। कैप्टन टीम के दिल में उम्मीद पैदा हुई, चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। चेहरे की मुस्कान छिन गई क्योंकि कैच हो चुका था, और ऐसा खूबसूरत कैच जैसे एक बंदा आम सी हालत में बच्चों के लिए उछालता है कैच करने के लिए। मोहम्मद विदिक और कैप्टन दोनों मैच हार गए। कैप्टन ने बैट फेंका और बाहर बाइक की तरफ भागा और बाइक पर बैठकर गर्ल्स हॉस्टल के सामने ठहर गया। और दूसरी तरफ मोहम्मद विदिक को हंटर्स लानत मलामत कर रही थी। विदिक ने अपना बैग उठाया और हॉस्टल से बाहर आ गई, और बाहर निकलते ही उसे झटका लगा। वो कैप्टन बाइक पर बैठा उसे ही देख रहा था। विदिक के कदम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आने लगे। इससे पहले कि वह एक दूसरे से कुछ कहते, मुनीम कैप्टन को ढूंढता वहां आ गया। ए अलियार राजा काना, मुनीम ने हाँफते हुए उसे पश्तो में बुलाया। मोहम्मद विदिक अगला सांस नहीं ले पाई और कैप्टन यानी अलियार खान यानी विदिक का अलियार ने एक नजर मुनीम को देखा और फिर विदिक को। पश्तो, विदिक ने तज्जब से कहा। विदिक ने तेजी से अपने कदम अलियार की तरफ बढ़ाए, अपना बैग कंधे से उतारा और जोर से अलियार को दे मारा। अलियार उसे हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वो जमीन पर गिर गया। कमीने, विदिक ने 2-3 दफा और बैग अलियार को रसीद कर दिया। ये क्या कर रही हो? मुनीब ने पुखला कर कहा। विदिक एक लड़की थी, मुनीब उसे हाथ नहीं लगा सकता था, और क्रिकेट मैच हरवाने के बाद उसका दिल नहीं कर रहा था कि अलियार को बचाए। विदिक ने और 2-3 दफा अलियार को बैग रसीद किया। जब दिल नहीं भरा तो एक जोरदार लात उसके पेट पर दे मारी, जिससे अलियार की चीख निकल गई। ये कुछ ज्यादा हो गया। मुनीब ने कमर से हाथ हटा लिए इससे पहले कि विदिक अलियार की जान ले लेती। जिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मैच तुमने हारा है, गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। जिया को अब भी मैच हारने का सदमा था। जिया विदिक से बैग छीनते और उसे घसीटते हुए वहां से ले गई। विदिक बार मुड़कर जमीन पर पड़े अलियार को गुस्से से देख रही थी और अलियार उसे मुस्कुराकर देख रहा था। और ये बात सच है कि अगर हमें हमारे बचपन की
कहीं खोई हुई मोहब्बत कहीं नजर आ जाए या इस तरह से कहीं मिल जाए, तो इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे उसने बहुत कीमती चीज को दोबारा से देख लिया। तो ये एहसास तमाम लिसनर्स के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए शायद हो सकता है पढ़ते हुए, इसको वॉइस ओवर करते हुए थोड़ा सा इमोशनल जो है वो टच इसमें आपको फील शायद हुआ हो, तो मे भी हो सकता है इसका असर आप लोगों पर भी हो। तो ये हकीकत है। यहाँ तक इस नॉवल की जो कहानी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ से आगे इसका एक टर्निंग पॉइंट है। और एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का, तमाम लिसनर्स का मैं दिल से बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत दी। और हमारी नावल निगार महविश अमा, जिन्होंने इस ख्याल को अपने अल्फाजों से यहाँ तक पहुँचाया, तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बना रहे हमारे साथ। मैं हूँ आरसी अरमान और आप सुन रहे हैं नावल पैरवी। सफेद रूई जैसे बादल, ऐसे सफेद बादल कि ऐसी सफेदी उसने दुनिया में कभी ना देखी। महफिल से बादल और महफिल से आती सफेदी, एक ऐसी सफेदी थी जो रोशनी तो दे रही थी लेकिन तपश नहीं। एक ऐसा एहसास था जो उसे हो रहा था। वो बादलों पे ठहरा एक एक कदम उठाता, एक से दूसरे बादल पर जा रहा था। जाते जाते वो अचानक रुक गए। एक बादल का जैसे कोई तख्त बना हो और इस पर कोई बादलों से भी नाजुक लड़की बैठी थी। वो लड़की जो रोज यहाँ बैठती थी, रोज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती थी और रोज उसकी रूह को पुरसुकून करती थी। न जाने वो बादलों से इतनी मोहब्बत क्यों करती थी। उसकी मोहब्बत में उससे भी बादल बन के आना पड़ता था। देखो आज फिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उसने बादलों के तख्त पे बैठी लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वही दिल तोड़ने वाली बात जो वो कभी नहीं सुनना चाहता था। जब मैं तुम्हारे लिए आसमानों का सफर कर सकता हूं तो सोचो मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ सकता हूं। आसमानों पे तो सब मिल जाते हैं, मुझे कभी जमीन पे ना खोना। इस खूबसूरत बादल नमा लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ भी बादल था जिसको पकड़ा गया था, और वो हाथ भी बादल था जिसने पकड़ा था। कभी नहीं, दो बादल मिल गए और एक खूबसूरत बादल बन गया जो सबसे ज्यादा नरम था। उसकी आंख खुल गई, वो ख्वाब की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गया। चेहरे से उसकी खुशी और सुकून नहीं जा रहा था। वो सिर्फ सोता ही इसके लिए था कि कब उसे नींद आए और वो उसकी दुनिया में चला जाए। क्या वो हथियार था जिसे तुमने कुत्ते की तरह पीटा? जिया ने आंखें फाड़ फाड़ कर पलंग पर बैठी फिदक को देखा। कुत्ता लफ्ज तो ना इस्तेमाल कर, फिदक को बुरा लगा। जब उस बेचारे को ऐसे पीट रही थी तब ख्याल नहीं आया? जिया ने उसे याद दिलाया। फिदक एकदम गुस्से से खड़ी हो गई। मेरा दिल कर रहा है मैं उसकी जान ले लूं। वो यही था और उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ सबसे पहले नुमान बोला, ऐसे तो धोबी कपड़े नहीं धोता जिस तरह उसने तुम्हें धोया है। सारे रूमीज ने अलियार को इर्द गिर्द घेर के रखा हुआ था। अलियार के गाल पर नील का निशान पड़ चुका था फिदक की मेहरबानी से। अलियार, उसने नहीं धोया, मैंने उसे धोने दिया। मुनीम, वो तो मैं देख रहा था। नोमान, और तुमने खुद को क्यों धोने दिया हमारे नाकाम कैप्टन? अलियार, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया हुआ था और गुस्से में मुझे पता नहीं चला मैं वहां पहुंच गया। नोमान, कहाँ? अलियार, गर्ल्स हॉस्टल। नोमान, फिर? अलियार, फिर क्या? वो भी मैच हार चुकी थी। अपनी हार का गुस्सा मुझ पर निकाला। मैंने भी निकालने दिया क्योंकि मार खाना मेरा हक था। जीता मैच जो हराया मैंने। मुनीम, तो ये काम तो हम भी कर सकते थे। लड़की के हाथ से पिटने की क्या जरूरत थी? नोमान, वो भी हंटर से 5 मिनट हम वहीं रुकते। सारे टीम तुम्हारा ये अरमान पूरा करने आ रहे थे। अलियार, अच्छा बस ना, जा यहाँ से चाय लेकर आ। इतने सारे मैच जितवाए हैं, एक हार गए तो क्या हुआ? नोमान, अच्छा नहीं हुआ कैप्टन। नोमान वहां से चला गया बाकी रूममेट्स को लेकर। मुनीम और अलियार अकेले बैठे थे और मुनीम मुसलसल अलियार को घूर रहा था। माजरा क्या है, खुलकर बताओ। अलियार, वो फिदक है, मेरी फिदक। मुनीम, वो मेरी फिदक है। ना कर, सच में? अलियार के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जा रही थी, उसके नील पड़े चेहरे से। दूसरी तरफ जिया, इसलिए वो तुम्हारी मार खाता रहा? फिदक, कमीना बाद में हंस भी रहा था। जिया, वो तुम्हें कैसे पहचान गया? फिदक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक दूसरे को देखें और पहचाने ना। जिया, फिर जब पहली बार देखा तो उसे क्यों नहीं कहा? फिदक, लोग थे उस वक्त और एक विजिट डर गई
कि कहीं फहम ना हो। जिया, है तो बड़ा प्यारा। फिदक, हाँ बचपन से ही। दूसरी तरफ अलियार, पर यार तुमने देखा कितनी बड़ी हो गई है। उसे पढ़ते में देखकर मेरी तो बोलती बंद हो गई। मुनीम, तू भी बचा नहीं रहा। अलियार, मुझे तो शर्म आ रही है यार, मैं उससे बात कैसे करूंगा। मुनीम, जुबान से। अलियार गुस्से से मुनीम को देखते हुए, यहाँ मैं इतना परेशान हूं, देख नहीं रहा। मुनीम, एक दफा बात करके तो देखो। अलियार, कैसे? दूसरी तरफ फिदक, कैसे करूं बात? जिया, मोबाइल से। उसकी इजाजत तुम जैसे दीवानों के लिए ही तो हुई है। दूसरी तरफ अलियार, नंबर नहीं है यार। मुनीम, जिया से मांगना, वो उसकी पार्टनर रह चुकी है कंपटीशन में। अलियार का चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ जिया, हाँ जिया से मांग, उसके पास पक्का होगा। फिदक, यार रिया से कैसे मांगू, क्या सोचेगा वो, क्या बहाना बनाऊंगी। जिया, तुम स्पोर्ट कर लो, स्पोर्ट के बारे में पता करवाना है। दूसरी तरफ मुनीम और अलियार जिया के रूम के सामने थे। जिया, अरे तुम दोनों यहाँ, मैं तुम दोनों को ही मैसेज करने वाला था। अलियार, क्यों? जिया, वो मोहम्मद फिदक एक कॉलेज की लड़की है, उसे तुमसे कुछ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शन चाहिए थे। मैंने कहा है उससे कि एक हारे हुए से क्या इंस्ट्रक्शन लोगी। अलियार, तुम नंबर दो उसका। अलियार ने तन से पतीसी दिखाई। जिया ने नंबर नोट करवाया। मुनीम और अलियार वहां से जाने लगे। तब ये हैरानगी से जिया ने उनसे आने की वजह पूछी। अलियार ने फोन लहरा दिया। हमें भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी। अलियार का पहला मैसेज फिदक को ही यही किया, जिया को ब्लॉक करो। मुनीम को एकदम झटका लगा। ऐसे कोई बात की शुरुआत करता है? फिदक सिर्फ अलियार से बात करेगी और किसी से नहीं। अलियार ने नहायत लापरवाही से कहा। फिदक का जवाब आया, ठीक था। अलियार मुस्कुरा दिया। दिल में किसी की राह किए जा रहा हूं, इतना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। जिगर मुराद आबादी। सुनाने वाला कुरान पाक खोले पढ़ते पढ़ते रुक जाता और फिर पेन उठाकर अपनी नोटबुक पर कुछ नोट करता जाता। सुनने वाला न जाने कितनी देर उसके पीछे ठहर कर ये सब देखे जा रहा था। न जाने कितनी दफा आप ये कुरान पढ़ चुके हैं, फिर कोई सुराग मिल के आ गया। सुनाने वाला उसकी आवाज सुन के पलटा और उसे देखकर खुश हुआ। यह सिर्फ आसमानी किताब नहीं है, ये तो इल्म का समंदर है। इतना बड़ा समंदर कि इसे जितना पढ़ोगे इतना नया पाओगे। मैं खुद हैरान हूं कि इतने साल पुरानी किताब हमेशा नई क्यों लगती है। ये भी अल्लाह की तरफ से करम ही है। छोड़ो, बताओ आज क्या सवाल करने हैं। सुनने वाला मुस्कुरा के सामने बैठ गया। मेरे सवाल आपके पास हैं। सुनने वाले कुरान पाक उसके सामने खोला। सूरतुल एराफ उसके सामने खोली। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। आयत नंबर 11। सुनने वाले ने हैरत से सुना। इसका क्या मतलब? पहले पैदा किया फिर सूरतें बनाई। रूहें, आलम अरवा में आदम अलैहिस्सलाम की रूह के साथ हम सबकी रूहें मौजूद थी, यानी आदम की रूह स्पेशल थी। हर अंबिया और नेक लोगों की रूह स्पेशल ही होती है। स्पेशल तो खैर हम सबकी रूह होती है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे स्पेशल बनाते हैं या नॉन स्पेशल। सुनने वाले ने सर हिलाया। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका? इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। आयत नंबर 12। सुनने वाला इस आयत पर फिर सीधा बैठा। वेट, फरिश्ते तो नूर से बने हैं ना? देखें, यहाँ इब्लीस कह रहा है कि वो आग से बना है और उसे उसी बात का गुरूर था। बिल्कुल उसे गुरूर था अपने आग से बनाए जाने का, और बिल्कुल वो आग से बना था, लेकिन वो फरिश्ता नहीं था बल्कि वो जिन था। वो फरिश्तों से भी ज्यादा ताकतवर और फरिश्तों से भी ज्यादा इबादत गुजार था। सुनने वाले को मजीद हैरत हुई, लेकिन अल्लाह ने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था, ये तो नहीं कहा कि जिन को भी। अल्लाह ताला का हुक्म वहां पर मौजूद सबके लिए था। ये तुमने अच्छी बात कही। इब्लीस बहाना बना सकता था, लेकिन क्या करे, वो इंसानों की तरह चालाक नहीं था ना। सुनाने वाला ये बात कहकर हंस पड़ा। सुनने वाला भी साथ में हंस दिया। अगर अल्लाह इब्लीस का नाम लेकर भी सजदा करने का कहता, वो तब भी ना करता। अल्लाह को उसके दिल की मालूम थी। अल्लाह को हर किसी के दिल की मालूम होती है। इब्लीस ने भी अपने दिल की नहीं छुपाई, क्योंकि वो जानता था वो अपना गरूर, तकब्बर और अपना हसद
उस ज़ात से नहीं छुपा सकता। सुनाने वाले ने उसे असल बात सुनाई। क़ाला फ़हबित मिन्हा फ़मा यकून लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनल साख़िरीन। तर्जमा, अल्लाह ने फरमाया तो यहाँ से उतर जा, बस तेरे लिए जायज़ नहीं कि तू उस मुकाम में तकब्बर करे, निकल जा, बेशक तू जिल्लत वालों में से है। अल्लाह ने उन्हें मौका नहीं दिया। सुनने वाले को इब्लीस से हमदर्दी हुई। अल्लाह चाहता तो दे देता, अपना कर्म कर देता, लेकिन अल्लाह हमको हमसे ज्यादा जानने वाला है। वो इब्लीस को भी ज्यादा जानता था, तो किसी किसी को मौका नहीं, सजाएं दी जाती हैं। काला अंसिरनी इला यौमि युबअसून। तर्जमा, शैतान ने कहा तो मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिसमें लोग उठाए जाएंगे। यानी कि इब्लीस अब सब इंसानों से बदला लेगा। सुनने वाले को इब्लीस की जैसे समझ आ गई हो। इट्स कॉल्ड जेलसी। काला इन्नका मिनल मुनज़रीन। तर्जमा, अल्लाह ने फरमाया तुझे मोहलत है। सुनने वाले के और झटका लगा, मोहलत क्यों दी? सुनाने वाले ने सुनने वाले को देखा, जिस मखलूक के आगे वो फरिश्तों और जिन्नों को सजदा करवा रहा है, उसका टेस्ट तो बनता है। टेस्ट, अल्लाह पाक ने सबको अकल और शऊर दिया है। शैतान को मोहलत देकर अल्लाह देखना चाहता कि इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल किस तरह करता है। इम्प्रेसिव। काला फबिमा अग़वायतनी लअक़उदना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तर्जमा, शैतान ने कहा मुझे इसकी कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ता पर लोगों की ताक में बैठूंगा। देखो, आई समझ, इब्लीस का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा। सुनाने वाले ने कहा, और ये भी समझ आ रही है इतना सब कुछ होने के बाद भी कि इब्लीस को मुर्तद कर दिया गया है। इसके बावजूद इब्लीस अल्लाह से बोलने की तमीज नहीं भूला, फिर भी उसकी जात की कसमें खा रहा है। न जाने क्यों सुनने वाले को इब्लीस इम्प्रेस कर रहा था। क्या तमीज से भी ना बोलता, जिस जात को वो ऐसे जानता हो जैसे अपनी जात, फिर भी उसके हुक्म की नाफरमानी करे और उसे ये भी पता हो कि वो सजा और जजा देने पर कादर है, फिर भी अपने आप पे बनाए जाने पर गुरूर करे। तो उससे अगर वो तमीज से भी बात ना करे तो क्या करे? वो दिल में हसद और कीना भर के अपने लिए मुकाम दोज़ख में तो लिखवा ही चुका था। बस अब वो ये चाहता था कि जिसकी वजह से वो दोज़ख पहुंचा वो भी उसके साथ दोज़ख का साथी हो। शैतान का यही मिशन है। अब सोचो, इसका मिशन कामयाब होने पर अल्लाह को हमसे कितनी मायूसी होती होगी। सुनाने वाले की बात सुनकर सुनने वाला अब इब्लीस से डिप्रेस हो गया था। तर्जमा, फिर जरूर मैं उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। तर्जमा, अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से जलील और मरदूद होकर निकल जा, बेशक उनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा। पैरवी मतलब टू बी अ डिसिपल और फॉलोअर्स ऑफ समवन, किसी का शागिर्द या पैरोकार बनना। उनकी मानो जो तुम्हें ऐसी बात करने को कहते हैं, जो तुम्हें ऐसा काम करने को कहते हैं, जो तुम्हें ऐसी बात और ऐसे कामों से रोकते हैं जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं, और जो तुमसे उस चीज़ का कोई नफ़ा नहीं मांगते, जो आते हैं तुम्हें शैतान की मानने से रोकने के लिए, जो आते हैं तुम्हें अल्लाह की शान और अज़ब बताने के लिए, जिनका मिशन शैतान से उलट है। वो हमें रब से दूर करना चाहता है और वो हमें अल्लाह के करीब, अल्लाह पाक की रहमत के करीब। अब हम अपनी अक्ल का रोना रोए जो शैतान की पैरवी करे या सख्ती बर्दाश्त करने के बावजूद उनके पीछे चलें जिनकी मंजिल भलाई है। माहौल में बिल्कुल खामोशी तारी हो गई और ये खामोशी किसी और अल्फाज से नहीं टूटी।